Okay, question number 8. Marcel owns a wholesale business supplying shops, hotels, and restaurants with tea and coffee. He does not keep formal accounting records but is able to supply the following information for the year ended 30th April 2011. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब एक पर्सन है मार्शल, उसके बाद कुछ रिकॉर्ड जो है हमारे पास उसके रेस्टोरेंट है और रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है उसके। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपेयर अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ credit purchase, and then prepare a sale ledger control account to find out the amount for credit sales। तो एसएलसी और पीएलसी बनाना है, वेरी सिंपल, ठीक है, बना लेते हैं। सिंपल बनाएंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ एसएलसी जब बनाने को बोला है ना इटसेल्फ, तो अब आपको यूँ ख्याल रखना पड़ेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरीड ऑफ, हर चीज़ लिखनी है, एंड शॉर्ट फॉर्म आर नॉट अलाउड। शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड। देखो नॉर्मली जब हम अपनी वर्किंग के लिए कर रहे होते हैं ना, तो हम शॉर्ट फॉर्म फिर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एसएलसी बनाओ, तो फिर हमें बिल्कुल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रेड रिसीवेबल्स का लेंगे 17,000। अच्छा, एक और मसला है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर ज़रा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ना, ये वाला 18,200 है ये। देखो 2010 का साइड में दिया हुआ है, 2011 का पहले दिया हुआ है, तो मतलब अक्सर ये भी गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से। जैसे मैंने भी अभी लिख दिया 17,000, दैट वो बैलेंस कैरी डाउन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आएंगी सेल्स, क्रेडिट सेल्स, राइट साइड पर आएंगी। राइट साइड पर लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, कैश रिसीव 103160। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है कैश पे टू सप्लाई छोड़ दो, कैश सेल्स टू स्टाफ छोड़ दो, सेल्स रिटर्न 9,200, ठीक है। सेल्स रिटर्न होगी 9,200, देन डिस्काउंट अलाउड 9540, बैड डेट्स 8200, ठीक है। देन बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना है? 17,000 है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो क्रेडिट सेल्स की, यहाँ पर जो आएगी दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ऑल हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड, इन सबको ऐड करेंगे 128,900 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, यहाँ लिख सकते हैं BALFIG, बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से परचेज लेजर, अच्छा मैंने थोड़ा एक पार्ट पहले कर लिया, बेसिकली इन्होंने जो है सेल परचेज लेजर फर्स्ट पार्ट ने बोला था, सेल लेजर सेकंड पार्ट ने बोला था। ठीक, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके नीचे आएगा परचेजेस, तो ये भी क्रेडिट परचेजेस हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, देन पेमेंट्स, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा PLC का
16,600. बैलेंस कैरी डाउन जो होगा 14,800. डिस्काउंट रिसीव्ड 9,000. उसके बाद पेमेंट्स कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर्स 88,400. सही कैश पेमेंट्स है, बैंक नहीं है. ठीक है. परचेज रिटर्न तो नहीं कोई है, देख लेते हैं ज़रा. परचेज रिटर्न तो कोई नहीं है, बस ठीक है यही चीज़ें हैं. ठीक है ना. कैश आ गया, डिस्काउंट रिसीव और बैलेंस शीट है बस. अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्रेडिट परचेज हो जाएगा. बीच में 2 लाइन ऐसी खाली मैंने रखी हैं. 95,600. टोटल क्या रहा था? 11. ठीक है. ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंसिंग फिगर है ये भी. BALFIG. अच्छा जी, अब सेल्स कंट्रोल अकाउंट, परचेज कंट्रोल अकाउंट, दैट वाज वेरी सिंपल. ठीक है ना. अब आते हैं असल क्वेश्चन के ऊपर. अब मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन चूज किया आज करवाने के लिए. ठीक है. अब इसके बाद अभी तो अब पिक्चर स्टार्ट हुई है असल ना. ठीक है ना. अब ये जरा देखो गौर से. अच्छा, पार्ट बी में क्या बोला हुआ है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है. द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स मार्जिन इज 33.33%. ठीक है. स्टाफ आर परमिटेड टू बाय गुड एट कॉस्ट प्लस 25%. नॉर्मली क्या होता है, मार्जिन पे बेचते हैं. कितने के? 33.33% का मार्जिन है. ये मार्कअप उससे भी ज्यादा हो गया. ठीक है. स्टाफ को क्या बोला हुआ है कि कॉस्ट प्लस 25% के मार्कअप पे मिलेगा. और गुड्स सोल्ड इन एनुअल क्लियरेंस सेल ऑफ 29,700 वर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्राइस. एनुअल क्लियरेंस सेल एक थी, उस पर 3 तरह के, मतलब 3 तरह से इन्होंने गुड्स बेचे हैं. एक एनुअल क्लियरेंस सेल पे बेचा है, उसमें अपनी कॉस्ट प्राइस से बेच दिया. स्टाफ को 25% के मार्कअप पे दिया है. और नॉर्मली बाकी सबको मार्जिन पे. कितने के मार्जिन पर? अच्छा. ऑन 8 मार्च एन अननोन क्वांटिटी ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. 8 मार्च से कुछ इसकी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई फायर से. अब बताओ, देयर वर नो फर्दर लॉसेस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर. स्टार्टिंग विद द ओपनिंग इन्वेंट्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अब वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हम कैसे निकालेंगे? उस तरह से निकालेंगे. तो भाई देखो, हम एक काम करते हैं, अपनी कैलकुलेशन के लिहाज से हम देखते हैं कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आनी चाहिए और एक्चुअली क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद कितनी है. देखो यहाँ पर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है. कितनी दी हुई है? 20,600. ओपनिंग इन्वेंट्री 33,000 है. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री वैसे पता चलेगी हमें, इस तरह पता चलेगी कि जो है ना, कहते हैं हम नॉर्मल क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेशन के जरिए निकालते हैं. और अगर मिसाल के तौर पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आनी चाहिए 30,000 और यहाँ 20,000 की, 10,000 का नुकसान यानी कि पता चल जाएगा कितनी इन्वेंट्री लॉस हुई है. ठीक है ना. अब हमें क्या करना है? बोला हुआ क्या? स्टार्टिंग विद द ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री स्टार्ट करो. तो अब जरा एक बात सोचो मेरी. एक फॉर्मूला क्या है बेसिकली? कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. अच्छा, अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, जिसको वहाँ भेज दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. इन्होंने बोला है स्टार्टिंग विद द ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब क्या फॉर्मेट बनाना पड़ेगा मुझे? लिखना पड़ेगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड करना पड़ेगा मुझे परचेजेस, और लेस करना पड़ेगा मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओपनिंग इन्वेंट्री तो पता है कितनी है हमारी? 33,000 आई थिंक. परचेज भी निकाल ली अभी हमने. कितनी है परचेज SPLCA में? 95,600. ठीक है ना. 95,600. अच्छा, एक मिनट रुको, लेकिन एक दो और चीज़ें भी हैं. एक दो और चीज़ें क्या है? परचेज रिटर्न तो नहीं है ना? जरा ये देख लो. परचेज रिटर्न नहीं है. बस सही, परचेज रिटर्न तो नहीं है ना. ओके. अब लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी यहाँ से.
ठीक है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी और फिर उसमें से लेस करेंगे हम कि एक्चुअल इन्वेंट्री पड़ी हुई कितनी है, एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 20,600 की है। तो आ जाएगा आपके पास मतलब इन्वेंट्री लॉस्ट या इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बाय फायर। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। कौन सी वैल्यू नहीं है मेरे पास, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को करना पड़ेगा अभी कैलकुलेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, देखो बात सुनो, मेरे पास जो है अच्छा सेल्स कितनी है मेरे पास, ऊपर वाले पार्ट में मुझे क्या बोला था उन्होंने निकालने को, कैलकुलेट द सेल्स टू फाउंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स तो मुझे बताएं कितने की है, 128,900 की ना, ये 128,900 की क्या है, क्रेडिट सेल्स हैं, 128,900, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें से मैं सेल रिटर्न माइनस भी करूंगा, सेल रिटर्न माइनस कर दो कितना, देखिए 9,200 सेल रिटर्न है ना, कितना बच गया, 119,700, सही है। अच्छा अब ये 119,700 जो है, इसमें से देखो दो तरह की सेल्स हैं इसमें, इसमें दो तरह की सेल्स हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं इसमें, एक तो नॉर्मल सेल्स हैं और एक गुड सोल्ड इन एनुअल क्लियरेंस सेल। स्टाफ की सेल्स नहीं है इसमें, क्योंकि स्टाफ की तो अलग ही है। स्टाफ की सेल्स क्या है, कैश सेल्स हैं। देखो ऊपर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी कहीं लिखा हुआ था, कैश सेल्स टू स्टाफ 10,750 की, तो स्टाफ की तो कैश सेल्स हैं। अभी ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, ये क्रेडिट सेल्स हैं। 128,900 में स्टाफ की सेल शामिल नहीं है, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, ये 128,900 है, इसमें से 9,200 कौन सी है हमारी क्रेडिट सेल रिटर्न हो गई, तो माइनस कर दिया। ये मेरी नेट क्रेडिट सेल्स हैं, ये नेट क्रेडिट सेल्स हैं। इस नेट क्रेडिट सेल्स को अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लूँ, इसमें 29,700 वो है जो कि एनुअल क्लियरेंस सेल है, ठीक है ना। अगर ये माइनस कर दूँ कितना बच गया, 90,000 बच गया। 90,000 क्या है, ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। ये 90,000 जो नॉर्मल सेल्स हैं, इसके अंदर क्या है, 33.33% का क्या है, मार्जिन है। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है अब, ठीक है ना। 33.33% का अगर मार्जिन है, मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, मार्जिन मतलब इसमें प्रॉफिट है 33.33% का, मतलब मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 66.67%। और डायरेक्टली निकालना चाहें तो, और मैं कह रहा हूँ कि भाई एक चीज़ है इसमें 33.33% मेरा मार्जिन है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, वरना ये कर सकते हैं कि भाई काम करो 90,000 का 33.33% निकालो, तो ये आ जाएगा 30,000, तो 90,000 में से माइनस कर दो, ये प्रॉफिट है ना, 60,000 मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई। या मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता था, मल्टीप्लाई बाय 2/3 कर दूँ उसको, तभी 60,000 आ जाएगा। 2/3 क्योंकि 33.33% का मतलब होता है 1/3, तो 2/3 हो गया, ठीक है ना। डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, 66.67%, 60,000 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस। अच्छा एनुअल क्लियरेंस सेल तो है ही कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। एनुअल क्लियरेंस सेल तो कॉस्ट प्राइस, मुझे बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए ना। अच्छा अब स्टाफ को जो बेचा है मैंने, स्टाफ को जो सेल्स की हैं कितने की हैं, 10750 की, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर कितना कितने मार्जिन मार्कअप पे बेची है, 25% का मार्कअप है। अच्छा 25% का अगर मार्कअप है तो मार्जिन कितना होगा, क्योंकि मार्कअप तो सेल्स पे नहीं अप्लाई हो सकता ना, 20% का मार्जिन होगा। ये तो बहुत कॉमन फिगर है ना, तो कन्वर्ट कर लो मार्कअप टू मार्जिन, लेकिन 25% का मार्कअप मीन्स 20% का मार्जिन, ठीक है। कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, लेकिन ये कॉमन फिगर है, याद होगी सबको ही। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 25/100 प्लस 25, ठीक है ना, इंटू 100, ये आ जाएगा 20%, 100 प्लस 25, 20% आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये जो 10750 है मल्टीप्लाइड बाई 20% करूँगा, तो
मेरा मार्कअप आ जाएगा। तो 80% क्या होगा मेरा, मतलब 20% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, 80% कॉस्ट है। निकाल लो 20% अगर निकालते हैं तो क्या आएगा इसका, 10750 का 20% कितना आ जाएगा, 2150। उसको माइनस कर दो, हो जाएगा 8600। ठीक है ना, इसका मतलब है अब मुझे फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तीन चीज़ें प्लस होकर आएंगी। कौन कौन सी, एक नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स की कॉस्ट प्लस एनुअल क्लियरेंस सेल, और प्लस स्टाफ सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल्स कितने की थी, नॉर्मल सेल्स की कॉस्ट प्राइस आई है 60,000, एनुअल क्लियरेंस सेल की 29,700, और स्टाफ को जो सेल्स की हैं उसकी भी कॉस्ट प्राइस 8600। तीनों ही कॉस्ट प्राइस लेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगे टोटल। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है, जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा ये टोटल, तीनों को अगर प्लस कर लेते हैं तो हम 98,300। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से बड़ी लंबी चौड़ी वर्किंग हो गई है, लेकिन क्या है देखो, तीन तरह की सेल्स हैं, हर सेल्स की हमें कॉस्ट निकालनी है। ठीक है ना, अब एनुअल क्लियरेंस सेल तो एज इट इज कॉस्ट प्राइस पे थी, नॉर्मल सेल्स 90,000 की थी, उस पर मार्जिन था, तो मैंने अप्लाई किया, मार्जिन 33.33%, 30,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो माइनस किया तो मेरे पास 60,000 उसकी कॉस्ट आ गई। और इसको मैंने एक और तरीके से करके बता दिया कि डायरेक्ट 66.67% भी लगा सकते थे, जब ये 60,000 की कॉस्ट प्राइस आ जाती। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, 8600, ये जो स्टाफ सेल्स हैं, स्टाफ को सेल्स की 10750 की, उसमें 25% का मार्कअप है। ये 25% का मार्कअप था, उसको हमने कन्वर्ट किया, 20% का मार्जिन आ गया, मार्जिन अप्लाई किया सेलिंग प्राइस पे, 2150 आया, तो किया गया आपकी कॉस्ट। ठीक है, पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 98,300। अब इसको हम यहाँ पर जो जगह खाली थी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 98,300 डालेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री 33,000 प्लस 95,600 माइनस 98,300। तो निकालो क्या वैल्यू आएगी फिर इसकी, 33,000 ना, अपने 20, अच्छा सॉरी 30,300। अब ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर 9,700। ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है बच्चों, अच्छा भाई आगे चलते हैं। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट ओनली। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाना है। ठीक है, ओनली फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2011। पार्ट सी है ये, पार्ट सी है ना, पार्ट सी। अच्छा भाई अब स्टार्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट ना, क्या नाम क्या है का, पर्सन का नाम पता है, मार्स मार्सलोन्स। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2011। अभी स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। ओवरऑल सेल्स कितनी है हमारी, देखो क्रेडिट सेल्स थी ये 128,900, 128,900 तो क्रेडिट सेल्स थी, प्लस कैश सेल्स थी 10
10750 दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 139650। फिर शो करेंगे लेस सेल्स रिटर्न 9200 सेल्स रिटर्न, तो आ जाएंगी नेट सेल्स कितने की हो जाएगी? नेट सेल्स 130450 then less cost of sales opening inventory add cost of production opening inventory add purchases, cost of production तो नहीं आएगी, add purchases कितने की दी थी हमने? 95,600 की ना। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 33,000। अच्छा एक चीज़ ये है कि जो मैंने आप लोगों को एक अक्सर जो है ना फॉर्मेट में मैं लिखवाता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज ऐड कैरेज इनवर्ट्स लेस परचेज रिटर्न, उसके बाद क्या आता है? लेस गुड्स ड्राइंग जैसे आता है। गुड्स ड्राइंग के साथ मैंने लिखवाया था स्लैश करके गुड्स विद गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स स्टोलन। याद करो, जिस तरह गुड्स ड्राइंग्स होती है ना, वो ओनर अपने घर ले जाए गुड्स, उसकी जो एडजस्टमेंट होती है, जैसे कि उसमें भी क्या होता है? ड्राइंग्स डेबिट और परचेज क्रेडिट। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए ना, तो तब भी क्या होगा कि ड्राइंग्स डेबिट नहीं होंगी लेकिन इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी, लेकिन परचेज क्रेडिट होगी। ये जैसे फायर में हुआ है। हाँ, जैसे फायर में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो भी यहाँ माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से गुड्स डिस्ट्रॉयड माइनस होते हैं। अगर हम चाहें तो उसको एक लाइन पीछे भी लिख सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं। कितनी? 95,600 है ना, इसमें से पहले ये माइनस हो जाए। कितने गुड्स डिस्ट्रॉय हुए? 9,700 में। मतलब एक साथ भी कर सकते हैं और उसको यूँ भी शो कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स ड्राइंग्स में भी ऐसा ही होता है कि आप अलग से भी शो कर, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 95,600 माइनस 9,700, 10,000 कम कर देंगे, तकरीबन आ जाएगा 85,900। ठीक है, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की आएगी? 20,600। अच्छा, इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं, तो परचेज को तो हमने क्रेडिट किया है, डेबिट क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर नीचे हम एक्सपेंसेस में भी लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर डबल एंट्री क्या बनेगी इसकी? गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय होने की इनकम स्टेटमेंट डेबिट और परचेज क्रेडिट। गुड ड्राइंग में ड्राइंग्स डेबिट और परचेज क्रेडिट। ठीक है, अच्छा जी, अब टोटल करो उसको। 90 आ जाएगा क्रॉस प्रॉफिट। $32,150 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग सेक्शन बोला था, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के आगे हमें नहीं करना। ठीक है ना, तो बस ये है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।